हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग हिंदी दिगंत जो है आपके 12th क्लास का उसके पहले लेसन को लेकर के उपस्थित हैं। और पहला लेसन जो है आपका हुआ है बातचीत। पहला लेसन क्या है आपका? तो बातचीत है। बातचीत जो एक बड़ा ही संजीदगी के साथ संजोया गया है इस पाठ में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो आज हम लोग इस पाठ को संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर होंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का हम लोग सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र के सभी जो पाठ हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स जो है क्वेश्चन आंसर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और अच्छे तरीके से आपको बोर्ड 2024 के मार्गदर्शन के लिए हमारा संस्थान तैयार है। तो चलिए आपका पहला जो लेसन है बातचीत उसको देखते हैं। और आज हम लोग संपूर्ण पाठ की तैयारी करेंगे, एक एक लाइन का अच्छे अच्छे ढंग से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम आपको इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग बातचीत के लेखक के परिचय के बारे में संपूर्ण रूप से जान गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में, लेखक के बारे में थोड़ा सा संजोया गया है। बातचीत क्या है? तो निबंध है। और बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। याद कर लेंगे दोस्तों कि बातचीत क्या है? तो बातचीत निबंध है। और बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। अगर इनके जन्म के बारे में पूछे तो जन्म 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था। और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। और इस पाठ की अगर हम बात करें, इस निबंध में कौन कौन से टॉपिक पे जो निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं उन्होंने किस किस टॉपिक को चुन करके इस पाठ को संजोया है, तो उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे लिखा गया है ताकि आपको इस पाठ को समझने में बेहतर लगे। और मेरी यह आशा रहेगी कि आपको संपूर्ण पाठ को अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाए। और मैं कोशिश यही करूंगा कि आप अच्छे ढंग से समझें और अच्छे तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर सकें। तो आपका पहला लेसन जो है बातचीत, यह क्या है दोस्तों? तो निबंध है। आप समझ सकते हैं कि बातचीत क्या है? तो निबंध है। और यह पूर्ण रूप से इसमें अगर कहें तो 2 पॉइंट्स, वाक शक्ति और स्पीच। बातचीत, वाक शक्ति मतलब होता है बातचीत की शैली। और बातचीत की शैली जो है वह सबसे ज्यादा यूरोप में पाई जाती है, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। आपका सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है वही है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आपके पाठ में एक क्वेश्चन भी है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो वीडियो को स्किप ना करके संपूर्ण वीडियो को देखने का प्रयास करें, ताकि अच्छे ढंग से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने को नहीं रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका टॉपिक्स है वाक शक्ति और स्पीच, दोनों में क्या फर्क है समझ सकते हैं दोस्तों कि वाक शक्ति का मतलब होता है बातचीत, जो हम लोग अपने गांव में करते रहते हैं, या 2 आदमी जो आपस में मिलकर जो बातचीत करते हैं उसको लेकर के। तो आज हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हल करेंगे। कह रहा है कि बातचीत शुरुआत करते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। हमारे पास जो भी शक्तियां हैं वह सभी शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त की गई है? तो भगवान के द्वारा। गॉड गिफ्टेड है हमारे पास जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वह देखने की शक्ति हो, सुनने की शक्ति हो, बोलने की शक्ति हो, चलने की शक्ति हो, किसी कार्य को करने की शक्ति हो, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यह जो वाक शक्ति है दोस्तों उसमें एक है जो भगवान के द्वारा हमें प्रदान की गई शक्तियां हैं, उसमें से एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। दोस्तों लेखक जो बालकृष्ण भट्ट हैं वह बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अब बताइए आप ही कि अगर हम दोनों
एक दूसरे से नहीं बोल पाते तो क्या हम एक दूसरे के मन की वृत्ति को समझ पाते? नहीं, देखते, केवल देखते, गूंगे बन के देखते, ना आप कुछ कहते ना हम कुछ कहते। तो ऐसे ही पूरी सृष्टि अगर होती तो लुंज पुंज बन करके एक गूंगे के समान एक कोने में बैठ के दुबके हुए रहते। कह रहा कि सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। यानी अगर हम में वाक शक्ति न होती तो न हम अपने दुख सुख को एक दूसरे से साझा कर पाते, न किसी दूसरे के द्वारा दुख सुख को हमारे पास या किसी दूसरे के पास साझा किया जाता। यानी वाक शक्ति नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते, एकदम गूंगे, केवल सुन जब कोई कुछ कहवे नहीं करता तो सुनते कहाँ, एकदम मूर्ति के समान, मिट्टी के जो मूर्ति देखे होंगे आप लोग, उसके समान हम लोग एकदम शांत स्वभाव से बैठे होते। कह रहा है कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों आपको, स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है। कह रहा है कि किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। इस स्पीच से इसका जो ढंग है वाक शक्ति बातचीत का, ये स्पीच से जो बातचीत का जो ढंग है वह दोस्तों बहुत ही निराला है। अब निराला कैसे है इसको आगे जानेंगे। कह रहा कि बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। बातचीत जब हम लोग आपस में करते हैं या जो भी कोई लोग करता है तो उसमें नाज नखरा, जो थोड़ा सा अखड़पन, वह दिखाने का मौका नहीं दिया जाता। कह रहा कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपीठ पर जा खड़ा हो और पुण्यवाहचान या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। जैसे भाषण में, स्पीच में शुरू में हम लोग बड़े ही खूबसूरती के साथ देखते हैं होंगे आप लोग कि नेता लोग जब आते हैं तो बड़े ही खूबसूरती के साथ पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे शब्दों के साथ अच्छे अच्छे शब्दों को चुन चुन करके शब्दों को हमारे सामने, लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं ताकि लोग उनके बातों में फंस सकें, उनके बातों से लुभा सकें। कह रहा कि जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जैसे देखते होंगे आप लोग कि नेता जैसे ही कुछ ऐसी चुटीली बातों को कहते हैं कि उनके जो भी लोग होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, वे तालियों का करतल ध्वनि एकदम स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, पूरा कमरा जो होता है ताली से गूंज उठता है। कह रहा है कि इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। इसलिए जो स्पीच देता है वह उन बातों को लोगों के सामने रखने का प्रयास करता है ताकि उनके बातों से लोग खड़े होकर के ताली बजाएं, चिल्ला सकें, ऐसे करके रखता है। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। लेकिन बातचीत में न ताली बजा सकते हैं और ना ही कोई कही, मतलब कह सकते हैं कि किसी की व्याख्या को दर्शा सकते हैं अलग तरीके से। कह रहा कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। देखते हैं थोड़ी सी मुस्कान जाहिर करते हैं लोग, हंसते हैं जब कोई चुटीली बात आती है तो मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। देखते हैं ना दोस्तों कि जैसे ही कोई चुटीली बात आती है लोग मुस्कुरा देते हैं, लगता है कि एकदम साफ गुलाब का फूल खिल उठा। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। इसका जो उद्देश्य है नेताजी लोग देते हैं वह हमारे अंदर एक जोश पैदा करते हैं ताकि हमारे नेता की बातों से हम उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। लेकिन बातचीत में ऐसा कुछ प्रकरण नहीं रहता है। कह रहा कि घरेलू बातचीत मन रमाने का
ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर धक्के खाती फिरती है। लेकिन जो घरेलू बातचीत होती है ना दोस्तों, उसमें कोई स्पीच का कहें तो स्पीच उसमें धक्का कभी इधर कभी उधर, जैसे एक फुटबॉल को अनेकों खिलाड़ी जो होते हैं अपने पैरों तले कभी इधर तो कभी उधर मारते रहते हैं, उसी तरह से जो स्पीच होता है बातचीत में धक्के खाते फिरते रहती है। कह रहा है कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहीं बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जैसे हमें जीवन जीने के लिए भोजन पानी और अन्य सामग्रियों की आवश्यकता है, वैसे ही हमें सुख दुख बांटने के लिए क्या चाहिए, बातचीत। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। लेखक कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे भीतर मवाद या धुआं जो किसी दूसरे के प्रति जमा रहता है, वह किसी उस व्यक्ति से बात करके हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जो लोग बातचीत का मजा उठा लिए हैं ना दोस्तों, उनको भूख प्यास नहीं लगता है। वह बात करेंगे तो घंटों 2 घंटों 3 घंटों तक लगातार करते रह जाएंगे। घर से जो है खबर आते रह जाएगा, संदेशा आते रह जाएगा, लेकिन वह अपने बात में ही क्या रहेंगे, मग्न रहेंगे। कह रहा है कि जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। देखिएगा जैसे गाँव में 2 4 5 आदमी जब इकट्ठा हो जाते हैं तो राम रमौगल बेकदर, अगर कहें तो एकदम बेतकल्लुफी के जैसे बात करते हैं, और कोई खबर आ जाए यार वो छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। इसी में एक पॉइंट्स आएगा आपको, रॉबिन्स क्रूसो, जिसने 16 वर्षों तक एक भी मनुष्य का चेहरा नहीं देखा हुआ था और ना ही एक शब्द को सुना हुआ था। कह रहा है कि रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को ही नहीं मिला। रॉबिन्स क्रूसो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि रॉबिन्स क्रूसो ने कितने वर्षों तक जंगल में व्यतीत किया, तो 16 वर्षों तक। या फिर यह भी आ सकता है कि रॉबिन्स क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से क्या सुना, यह ऑब्जेक्टिव्स है। कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्षों के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। किसके मुख से, तो फ्राइडे के मुख से। फ्राइडे के मुख से क्या सुना, बात सुना। किसने, रॉबिन्स क्रूसो ने। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लो, आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। जब उसने पहली बार फ्राइडे के मुख से आवाज को सुना तो उसको लगा कि हम आज जो हैं मनुष्य के तन में दोबारा जन्म ले चुके हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा देने की ताकत है। देखते हैं ना दोस्तों, नेता आते हैं 5 साल पर, लोगों को चुटीली चुटीली बातों से अपने तरफ आकर्षित करते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। तो नेता के पास क्या होता है, स्पीच, उसमें सोच सोच कर समझ कर चुन चुन कर शब्दों को रखा जाता है, ताकि लोग जो हों अपने तरफ आकर्षित हों और हमारी काम बन जाए। जैसे लोग कहता ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वैसे ही कि लेखक जो है ना बड़ा ही संजीदगी के साथ संजोया है इस पाठ को, कि जो स्पीच है उसमें शब्दों को चुन के रखा जाता है ताकि लोग अपनी तरफ क्या हों, आकर्षित हों। लेकिन बातचीत में ऐसा कुछ नहीं है। कह कि जिसने केवल पत्र व्यवहार, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अगर 2 प्रेमी की बात, यहाँ पे लेखक ने 2 प्रेमियों की बात को स्पष्ट किया है कि 2 प्रेमी जब पत्र के माध्यम से बात करते हैं तो उनकी काफी लालसा होती है कि कभी जब बातों को वह पत्र के माध्यम से इतने शानदार तरीके से हमें भेजवा रहा है या फिर प्रदान कर रहा है, तो क्या वह कैसे बातें कर रहा होगा, एकदम मजा आ जाएगा उससे बात करके। ऐसे
कहा जाता है ना कि दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की। तो पत्र के माध्यम से जब किसी दूसरे से बात करते हैं कोई, तो उनको लगता है कि वाह जो है सो इसके शब्दों में, इससे अगर हम बात करें तो मजा आ जाएगा, जिंदगी जो है खूबसूरत बन जाएगी। कह रहा है कि उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है, अपना अभ्यांतरित भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। एक दूसरे के द्वारा ही हम अपने एक दूसरे को जान सकते हैं, बोल करके। साक्षात्कार, ऐसे लेखक ने भी कहा कि एडिसन और एक और व्यक्ति हैं जिनका मत था कि जो असल बातचीत होता है वह एक दो व्यक्तियों के बीच में होता है, और किसी एक दूसरे से बात करके ही असल गुण और दोष को हम जान सकते हैं। कह रहा है कि बेन जॉनसन का कहना है, देखिए यहां से आता है एक ऑब्जेक्टिव कि बेन जॉनसन का कथन क्या था। तो बेन जॉनसन का कथन था क्या कि जो मनुष्य बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। जब तक हम या आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना आप हमारे बारे में ना किसी दूसरे के बारे में गुण और दोष को जान पाइएगा। चलिए, तो बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात या मीटिंग सभा न समझ लीजिए। बातचीत जो होती है ना, बातचीत का जो प्रकरण होता है वह 2 व्यक्तियों से शुरुआत होकर के बहुत सारे व्यक्तियों के बीच, जैसे मजलिस 2, 4, 5, 10 ऐसे लोगों में स्टार्टिंग हो जाती है। कह रहा है एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होता है। जैसे 2 प्रेमी जब आपस में मिलते हैं, अपने मन के सभी बातों को रखते हैं, तो वैसे ही जब 2 व्यक्ति होते हैं ना दोस्तों, तो अपने मन की बातों को रखते हैं और असल बातचीत उन 2 के बीच में ही होती है। जैसे ही कोई तीसरा आता है ना, तो वे उसे कुछ अलग ही शब्दों से अलंकृत करते हैं, जैसे कबाब में हड्डी, तो वैसे वैसे शब्दों से अलंकृत करते हैं। कह रहा है कि 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर चली गई। देखिए लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही तीसरा कोई व्यक्ति आता है ना, तो 2 व्यक्तियों के बीच जो बातचीत हुआ रहता है वह कोसों दूर चला जाता है, ताकि उस तीसरे व्यक्ति को समझ में ना आए, सुनने को ना मिले कि हम आपस में बातें क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे ही कोई तीसरा का एंट्री होगा तो दोनों व्यक्ति कहेंगे कहाँ से आ गया भाई तुम हम दोनों के बातों के बीच, तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, लंपट मूर्ख हो, तुमको समझ नहीं है कि तुमको सोचना चाहिए कि हम दोनों क्या बातें कर रहे हैं, तुमको नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे शब्दों से उसको अलंकृत करते हैं। कह रहा है कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। आप लोग देखे होंगे कि हम बचपन में जब दूध ज़्यादा गर्म हो जाता था तो उसको पानी में रखते थे ताकि क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। और जब उसको रखते हैं ना दोस्तों, तो फिर पानी उसके गर्म को सोख लेता है, अर्थात पानी गर्म हो जाता है और दूध ठंडा। यानी जब 2 व्यक्ति हम आपस में एक जगह रहते हैं ना, तो उसके कुछ गुण दोष हमारे पास आ जाते हैं और हमारे कुछ गुण दोष उसके पास चले जाते हैं। यही स्पष्ट लेखक के द्वारा किया गया है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे वह दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितनी अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। वस्तुतः अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। लेखक कह रहे हैं कि जब 3 आदमी आपस में बात कर रहे हो तो वह त्रिकोण बन जाता है। अब त्रिकोण के बीच में क्या बातें होंगी, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है, वह वहीं पे रुक जाती है। जो दोनों व्यक्तियों के बीच में बातचीत हुई रहती है ना दोस्तों,
वह वहीं पे रुक जाती है, और जो 3 व्यक्तियों की बातचीत होती है वह एक संजीदगी, कहें तो एकदम एकदम जो कहा जा सकता है कि फॉर्मेलिटी अदा किया जा रहा हो, बातचीत का केवल क्या फॉर्मेलिटी। कह रहा है कि उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतलकुफी की बिल्कुल स्थान नहीं रहती। वे चारों आपस में कहीं कहीं के बकवास, अब बातचीत का वहां पे कोई प्रकरण नहीं रहा, वहां पे कहें तो एकदम राम रमौवल होना शुरू हो गया। कह रहा है कि इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बूढ़ों की बातचीत। हमेशा 2 बूढ़े जब आपस में मिलेंगे तो अब पुराने जमाने और आधुनिक जमाने की बात करेंगे कि एक हमारा जमाना था, क्या से क्या था, कैसे लोग थे, सभ्य लोग थे। एक आज का जमाना है, असभ्य लोग हैं, बात समझते नहीं हैं। तो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। कह रहा है जो बातचीत नहीं, कह रहा है कि 2 बूढ़ों की बातचीत जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। बूढ़े जो होते हैं ना, जब आपस में जमात टाइप के बैठते हैं ना, जब बात करते हैं तो पहरों बीत जाएगा, उनको न भूख न प्यास कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। कह रहा है कि प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति रिवाज का अनुमोदन और इस बात के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। वे अपने जमाने के लोगों को शेक्सपियर, स्पेंसर, मिल्टन के नाम से संबोधित करते हैं, और आज के जमाने के लोगों को, नवयुवक लोगों को अज्ञानी, लंपट, मूर्ख करके संबोधित करते हैं। कह रहा है कि अपनी लियाकत के नशे में चूर, हम चनी दीगरे नेस्त, यानी हमसे बढ़कर कुछ नहीं। इसका अर्थ हुआ कि हम सबसे बढ़कर कुछ नहीं, हमसे बढ़कर कुछ नहीं। हम की भाषा परिभाषित करें तो अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। यहाँ पे यह भी बात कहा गया कि जब 2 सहेली आपस में बात करती हो ना, तो उसका जो रस होता है, बातचीत करने का जो रस, वह काफी ही अच्छा होता है। तो यह उनसे पूछा जाए जो कभी उन बातों को सुनने को मौका मिला हो। कह रहा है कि अब चलिए, तो अब आएगा हमको 2 बूढ़ियों की बातचीत, जो ज्यादातर जमाने में, अभी आधुनिक जमाने की बात करें तो अपने बहू, बेटियों, बेटों पर चर्चा करते रहती हैं। कह रहा है 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिलवा सिका होगा। यानी अपने वह बहू की शिकायत तो बेटे की शिकायत, गिलवा सिका, सुख दुख वही बांटा करेंगी। या वे बिरादराने का कोई ऐसा रसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। अर्थात बातें करते करते वे आपस में क्या करना शुरू कर देती हैं, झगड़ा, लड़ने लगती हैं। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिनसे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अगर लड़के आपस में बात कर रहे हैं ना, तो वे अपनी तारीफ और शैतानी को नहीं छोड़ते हैं। कह रहा है कि स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में से किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ न गिनेगा। जो क्लास में लड़का अव्वल दर्जे का होता है, काफी तेज होता है, वह दूसरे व्यक्तियों को भोदा कुछ नहीं समझता है। कह रहा है कि सुस्त और भोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा पूरा स्कूल को अपना गुरु मान बैठेगा। लेखक यह भी कह रहे हैं कि अगर वह लड़का थोड़ा सा भोदा हुआ ना, तो पूरे स्कूल के विद्यार्थियों को अपना गुरु मान बैठता है कि जो है बस यही है। कह रहा है कि लड़की, अब कह रहा है कि इसके अलावा बातचीत हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। क्या होती है? बतकही। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा छूट गया है, तो चलिए एक बार और वहां से हम देख लेते हैं। कह रहा है कि स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत, अपने टीचरों की शिकायत, बहुत
टीचर पीटते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, बेइज्जती करते हैं, उनकी शिकायत करते रहते हैं। कह रहा है कि या तारीफ या अपने सहपाठियों के किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ न गिनेगा, सुस्त और भोदा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु मान लेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं, जैसे राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। बातचीत का बहुत सारा प्रकरण है। राजकाज का बात है, दो व्यापारी जो हैं आपस में बातचीत, उसको व्यापार संबंधी बात कर सकते हैं। दो मित्रों जो आपस में बहुत दिन बाद अगर मिले हों, वे आपस में क्या बातें कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पे दर्शाया गया है, प्रेमालाप को दर्शाया गया है। कह रहा है हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। सही बात है कि हमारे देश में जो 2 4 5 अशिक्षित लोग अगर एक जगह बैठ जाएंगे ना, गांव में, शहरों में, तो वे ज्ञान की बात नहीं बल्कि एकदम मूर्खता भरी बात, अखड़पन भरा, एकदम नोक झोंक वाला बात करेंगे। कह रहा है कि लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। अगर ऐसे कोई अगुआ टाइप का लोग भेटा गया तो वे किसी के लड़के की शादी किसी की लड़की से कराने के लिए बातचीत का जो है प्रकरण छेड़ देता है। कह रहा है कि उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। जो 4 5 आदमी जो बैठे रहते हैं, वे दोनों जो बैठे लोग हुए होते हैं ना, वे आपस में ही तय कर लेते हैं कि इनके लड़के की शादी उनके लड़की से करा दी जाए और उनकी लड़की की शादी इनके लड़की से करा दी जाए। तो ऐसे कर करके लोग जो है बातों को, बातचीत का मजा लेते हैं और उसको तय कर दिया जाता है कि आज से इनके लड़के की शादी उनकी लड़की के साथ तय हो गया। उस दिन से छेका जिसको बोलते हैं हम लोग, कि छेका हो जाता है। कह रहा है कि चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कह रहा है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यहाँ से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि कहाँ के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। कहाँ के लोगों में, तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में ना स्पीच पाएगा, ना भाषण पाएगा, ना लेख पाएगा। कह रहा है कि इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। जो विद्वान, एक से एक शिक्षित लोग, जिसे हम लोग विद्वान कहते हैं, वे लोग जब बैठते हैं ना बात करने के लिए दोस्तों, तो एक से एक शानदार ऐसे बातें करेंगे जो जीवन में हमको कुछ देने वाला। अज्ञानता भरी बात नहीं कहेंगे, वह ज्ञान भरी बात को समझाएंगे। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। जिस बात को सुन के हमारे कानों को सुख मिले, मन को तसल्ली मिले, इसे ही क्या कहा जाता है, तो सुहद गोष्ठी कहा जाता है। आपका प्रश्न भी है। कह रहा है कि सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। जो शिक्षित ज्ञानी विद्वान लोग होते हैं ना, वह कभी घमंड नहीं करते हैं और घमंड होना भी नहीं चाहिए। जो हम की जो परिभाषा है ना दोस्तों, नहीं हम, तो हम जो है एक न एक दिन जिस व्यक्ति के पास हम होता है उसको डुबो देता है। रावण उतना बड़ा महापंडित, जिसमें हम की थोड़ी सी अगर भावना आई तो वह क्या हो गया, पूरा नाश हो गया उसका। तो हम की भावना कभी नहीं रखना चाहिए कि हम बहुत जानते हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जीवन है और जीवन भर हमको क्या करना है, सीखते जाना है। जैसे कविता था ना, निर्झर ही जीवन है और जीवन ही इसका क्या है, पानी है। और जब तक हम लोग अपने जीवन को सीखते हुए बढ़ाते रहेंगे ना, तब तक हम एकदम जीवन को एकदम शानदार तरीके से चलाते रहेंगे। जिस दिन हम रुक गए, सीखना छोड़ दिए, कुछ करना छोड़ दिए, उस दिन से जीवन का अंत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को रखते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ, शास्त्रों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बातचीत करना,
किसके द्वारा? तो ज्ञान से। ज्ञान से एक दूसरे को, जैसे वकील देखते हैं ना जी, वकील क्या करता है? तो बातों से एक दूसरे को हराता है। लाठी डंडा कभी लाता है? नहीं लाता है। वह बातों से, एक दूसरे के बातों से यह स्पष्ट करता है कि हम ताकतवर हैं, हम ज्ञानी हैं। कह रहा है कि वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेग ही नहीं, यानी कभी घमंड ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा की चलान व्यर्थ है। वह मुर्ग बटेर की तरह आपस में नहीं लड़ते हैं। कह रहा है कि वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुयतात के साथ आपको मिलेंगी। वहां ज्ञान की बातें मिलेंगी, जो सब कोई लोगों को ज्ञान देने में लगे होंगे। कह रहा है कि घंटों भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जो ज्ञान से बात करेंगे ना हम लोग, ज्ञान से एकदम, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह चतुराई से, ज्ञान के साथ लोगों को समझाने का प्रयास करता है। कह रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों और कारखानों आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी। जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, 1 2 3 4 दोस्त मिलकर के शुरू करते हैं और उससे आगे चल के भविष्य में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, जिनसे आजीविका, हजारों लोगों की आजीविका चलते रहती है। कह रहा कि और साल में लाखों की आमदनी होने लगती है और उन लोगों को, मजदूर हो या फिर कर्मचारी या जो भी उसके मालिक हो, उन सबको उस कंपनी या फैक्ट्री से क्या मिलता है? पैसे मिलता है, जिससे उनका आजीविका चलता है। कह रहा है कि पच्चीस वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। जो 25 वर्ष उम्र के हो जाते हैं ना, उसमें एक मैच्योरिटी आती है, बात करने का तरीका आता है, समझ आता है, कुछ सुनने का समझ आता है, कुछ कहने का समझ आता है। कह रहा है कि यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी होती है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फकीर के होने की बहुत आवश्यकता है। कह रहा है कि बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो की तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम किसी दूसरे के यहाँ जाकर के कृतार्थ करें। अर्थात हम नहीं तो किसी दूसरे के यहाँ हमको बातचीत करने के लिए जाना पड़ेगा, और नहीं तो किसी दूसरे को हमारे यहाँ आना पड़ेगा। पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिल जोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि। अगर कोई हमारे यहाँ आता है, अगर उसका हम पूर्ण रूप से स्वागत नहीं करते हैं, तो अब फिर वह जाके क्या कहेगा कि उसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है, वह बड़ा ही अज्ञानी, लंपट, मूर्ख आदमी है। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। पहले तो लेखक ने स्पष्ट किया कि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर गए तो समझिए कि आपका कदर नहीं हो सकता है। अगर जाने के बाद थोड़ा सा गलती भी उन लोगों से हुआ तो फिर एक ताजा नया घाव मिल जाता है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें, यानी अपने खुद से बात कर सकें। आईने के सामने खड़े होकर हम एक अपने से बात करें तो अब सबसे बेहतर। कह रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। अगर हम अपने से बात करेंगे तो बेहतर है, एकदम अपने में अगर हम मग्न रहे ना,
तो सब चीज संभव है। अपने से बात करो, सुख दुख अपने में बांटो, किसी दूसरे के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कह रहा है कि ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है, मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। दो मित्रों, दो प्रेमियों की जो मुलाकात होती है, मिलाप होता है, अपने से बात करने से ज्यादा नहीं होता है। कह रहा है कि इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, वह खुद से सत्य की ज्ञान में निकले और सत्य की खोज की और अनेकों लोगों को अपने साथ लेके चल पड़े। अगर वैसा होता कि नहीं, हमको किसी दूसरे से ही बातचीत करके सब चीज प्राप्त हो सकता है, तो यह आज भगवान बुद्ध का नाम इतना गौरवशाली नहीं होता। कह रहा है कि जिसका साधन 1 2 3 काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हों, अपने मन के साथ बातचीत कर सकें, तो मानो अहोभाग्य। यह एक दिन में नहीं हो सकता है, नहीं 2-4 दिन में हो सकता है, इसके लिए समय लगता है। और अगर हो जाए ना, तो समझो कि एकदम हमारा अहोभाग्य। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो जाएगा। जब हम अपनी इच्छा को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो सब चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है इच्छा। इच्छा को कंट्रोल में करके रखेंगे ना, तो सब चीज हमें प्राप्त हो सकता है। अगर आज हमारे पास, अगर हम सोचते हैं कि आज हमारे पास साइकिल है, तो फिर मन में आता है भाई हमारे पास मोटरसाइकिल होना चाहिए। यह इच्छा जागृति कराता है। जैसे ही मोटरसाइकिल आएगा, उसे सोचेंगे कि हमारे पास 4 चक्का होना चाहिए, तो यह हमारे मनोवृत्ति को बढ़ाता है, इच्छा को बढ़ाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि हमारी जीवा कर्तनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया, तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डालेंगे। जब किसी दूसरे से हमें 2-4 शब्द ज्यादा बोला चाली हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? खुद ही चुप हो जाना चाहिए। वह बोल के अगला व्यक्ति क्या करेगा? चला जाएगा। अगर हम भी बोलेंगे तो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बात आगे तक जाएगी। तो इससे कभी भी मनुष्य को फायदा नहीं हुआ है। कह रहा है कि इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ एकमात्र सोपान है। यानी अगर हम अपने से बात करते हैं, तो यही सबसे बड़ा चीज है, और अपने में ही मग्न रहे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह बातचीत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम इन सभी जितने भी बातचीत के प्रश्न हैं, उन सभी का आंसर लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।